की मानद दानों को न चुगा कर परवास ऊंची रख बन के औकात तू। आज टीम पुकार और मैं अनीला असलम, हम केपीके के उन दुश्वार गुजार रास्तों में जहां आना बहुत मुश्किल है, शाम के वक्त तो शायद बिल्कुल ही नामुमकिन है, वहां पहुंचे हैं क्योंकि हमेशा टीम पुकार ने हक और सच का साथ दिया है, हमेशा उस चीज की नफी की है जो कहीं ना कहीं इंसानी हुकूक से हटकर हो। आज यहाँ पे आने का मकसद ये था सिर्फ क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं, यके बाद दीगरे दूसरा वाक़या है जहाँ यहाँ के लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए इंसानी जिंदगी का मजाक बनाया है। ये क्यों होता है? यहाँ कानून यहाँ पे कहाँ है? यहाँ के लोग जिरगे के नाम पर कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? क्या यहाँ इंसान की वक़्त नहीं है? मुआजरा क्या है? आगे आपको प्रोग्राम में हक़ाइक़ दिखाते हैं। यहाँ पर जिरगे में फैसला हुआ, चाहे किसी एक ने उसको उकसाया या सबकी मिले भगत थी, लेकिन इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला हुई और उस शख्स की टांग में फायर भी मारा गया। वो अपनी आखिरी सांसें तड़प तड़प के यहाँ लेता रहा और जब पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस मौके पे पहुंची तो यहाँ हुजूम था। और जैसे कि उस वक्त की जो वीडियो है वो भी साथ साथ हम टेलीविजन स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं कि पुलिस को भी यहाँ पर मुश्किल थोड़ी सी पेश आई उसको उठाने में। यहाँ पे लोगों ने पुलिस से भी बातचीत की, कुछ ने रेजिस्ट किया बीच में कि हम इसको यहाँ से नहीं लेके जाने देंगे किसी को। शायद वो उस वक्त जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी और अगर रेजिस्टेंस ना होती या क्राउड इतनी दरिंदगी ना दिखाता तो वो शख्स बच भी सकता था। उसका कसूर क्या था? कहीं ना कहीं उसे जीने का हक था, कहीं ना कहीं तो उसे इस दुनिया में सांस लेने का हक था जो अल्लाह ताला ने उसको दिया था। लेकिन इंसान बहुत ही खुदगर्ज है और कहीं ना कहीं खुदाई फैसले करने पे तुल जाता है और यही अब्दुल सत्तार के साथ यहाँ पे भी हुआ। मजीद क्या हुआ आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। अब्दुल सत्तार को मारा गया उस वक्त, चूंकि ये पहाड़ है करीबी और यहाँ घर भी हैं, चूंकि गांव है छोटा सा, तो यहाँ के लोग मौके पे पहुंचे। लोगों ने क्या देखा या इनके इल्म में क्या बात है? वो क्राउड भी तो इसी गांव से आया था, ये उन्हें जानते हैं क्या? इनमें से कुछ लोग उस क्राउड में भी थे। इनसे बात करते हैं, यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि रीजंस क्या थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी इसी गाँव में रहते हैं? अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताइएगा, एक बंदे की जान चलेगी आपके गाँव में, क्या हुआ था यहाँ पे? ये लड़की उठाने आए तो फिर उनका आपस में कुछ झगड़ा हुआ, लोगों ने नहीं मारा इनको। ये ऐसी खबर हुआ कि इनको आपस में कुछ झगड़ा हुआ उनका और उनके गोली जिन्होंने मारा है या जिन्होंने जिसने मारी इसको उसका अपने आदमी ने गोली मारी जिनका आपस अच्छा, में झगड़ा मुझे ये बताएं कि आपके गांव में से क्राउड में से किसी ने नहीं मारा? तो वो वीडियो में कौन है फिर? वीडियो तो ये लोग बाद में आए, सुबह अच्छे जब सजो साहब आए उनके साथ साथ ये लोग पहुंचे। नहीं, एक वीडियो में एक बुजुर्ग भी है ना जो बड़े अच्छा आपके वालिद हैं? इतना काम है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वालिद आपका नाम? तारिक नाम है। तारिक। आप यानी कि वो रशीद साहब के बेटे हैं? खुशहाल साहब के, यार ठीक है। आपके वालिद पे डेड बॉडी क्यों उठाने दे रहे? मेरे वालिद ने इतना बोला कि जब सजो साहब आए ये वर्दी में नहीं थे, वो नहीं जानते कि कौन है। उन्होंने बोला कि भाई कोई जिम्मेदार आदमी आकर उठा जाए, क्योंकि एक साल। अच्छा, मुझे एक छोटी सी, आप माशाल्लाह मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, मैं आपकी बात सुनती हूँ, मुझे मोतबर नहीं रहती नहीं, मैं आपकी पूरी सुनूंगी। आप एक मोतबर लग रहे हैं मुझे, इस गांव के लग रहे हैं, ठीक है। आप मुझे पढ़े लिखे भी लग रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मुझे आप दीनदार भी लग रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कहते हैं ना कि हमारे दीन में आप ईसाइयत में चले जाएं, किसी भी मजहब में चले जाएं, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत और इंसानी हुकूक जहाँ खिलाफ वर्जी हो वो कोई मजहब ही नहीं है, ठीक है। हर मजहब में इसको आगे रखा जाता है। एक शख्स XYZ वो कोई, मैं कहती हूँ जानवर भी हो ना यहाँ पर, तो वो इस तरह जख्मी हो तो उसकी मरहम पट्टी की जाएगी। आप लोग पुलिस का, एम्बुलेंस का वेट कर रहे, सुबह से आपके गाँव के लोग इकट्ठे थे, आपके वालिद साहब भी थे, आप लोगों ने फर्स्ट एड क्यों नहीं दी? लोगों का 250 लोगों ने ये बात मुझे 250 था या 200 था, मुझे नहीं इल्म, बहुत लोग थे, ये बात सुना है। लेकिन मेरे वालिद साहब जब आए तो SHO साहब ने आपको नॉमिनेट करने के रीजन क्या? मुझे ये बात पूरी कर रहे थे ना, मेरी बात सुन रहे। मेरे वालिद साहब ने जब इधर आए तो SHO साहब ने बोला कि आगुल पहुंचे कि हम इसको उठाने दो,
तो उनको ये मालूम नहीं था कि ये वर्दी में ये सजो बात साहब आपकी है। मैं सुन चुकी हूँ तो ना। उन्होंने बोला कि नहीं उठाने दो, कोई आदमी वैसा लाओ जो उसका जिम्मेदार हो। पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी थी उन्हें? गाड़ी देखी होगी, पुलिस वाले साथ में, उनको जिम्मेदार इल्म नहीं ही था। ना। तो SHO साहब ने बोला कि मैं SHO हूँ और मेरे से ऊपर जिम्मेदार कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि लेके जाओ। इस अरसे में 1 मिनट या 2 मिनट लगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं वर्तमान लगा। में जो FIR हुई हुई है उसमें एक आपके भाई है, जी भाई, एक आपके वालिद साहब, जी वालिद साहब, ठीक है? जी। तो इन सब बातों से आप इनहराफ कर रहे हैं। बिल्कुल रात करूँ, मेरे वालिद साहब मैं बिल्कुल आपको बेकसूर वीडियो है। दिखा दूं थोड़ी? मैं देखिए बिल्कुल बेकसूर है। उनका अगर कोई अल्फिया में बयान दे सकता हूँ कि उनका कोई कसूर नहीं है, ना कोई हमारी जिरगा बने और न हमारा निज़ाम है जिरगे का। चलिए हमारा एक मिनट जरा वीडियो थोड़ी सी हम भी दिखा लें जो हमारे पास आई। ये वीडियो देखिएगा। जी मैं सुन देख रहा हूँ। ये बुजुर्ग हैं जी, अस्सी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े वालिद हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये वालिद थे ना आपके साइड पे? ये आपके वालिद नहीं है? ये ऐसा करते हैं मर गया। आपके भाई कह रहे हैं मोतबर है भाई मेरे नहीं, वालिद भाई हैं। जो भी है, दूसरा आदमी, कोई आदमी नहीं। जो कह रहे हैं मेरे वालिद है कि सुन इनको मोतबर इनकी बात वालिद वो भाई नहीं है। क्यों मारने पे तुले हुए थे उसे? मेरी बात सुने, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आप लोगों के गांव में से कोई उसको फर्स्ट एड पे नहीं लेके गया? जी। अगर एक कोई भी गाड़ी XYZ अव्वल तो लिखा हुआ था इतना बड़ा पुलिस लेके जा रही थी, तो क्यों रोक रहे थे आपके वालिद? ये पूरा जून था कि 6 महीने पहले SHO साहब मैं- लेकर गए। मेरी बात भी आप सुन रहे हैं। हाँ जी, सुनाएं। SHO साहब 6 महीने पहले इसको लेकर गए यहाँ से कि भाई ये आदमी गलत है, इसके पास मैं कहती हूँ वो आदमी दहशतगर्द भी था। दहशतगर्द था, आप वो लोग दहशतगर्द आप लोग उसे यहाँ पे इस तरह नहीं मार सकते थे। कानून नहीं मारा, हम लोगों ने नहीं मारा। जरा आगे होइएगा आप भी। इंसानियत कहाँ गई इस गांव की, मैं ये पूछती हूँ। सब लोग दीनदार हैं, ये सही बात। करीब मस्जिद है, अल्लाह को राजी करने चल पड़ते हैं, पर अल्लाह तब तक राजी नहीं होता जब तक आप हुकूक इबाद पूरा नहीं करते। और हुकूक इबाद सबसे पहले ये है कि एक इंसानी जान, एक जानवर भी तड़प रहा हो ना, तो बात तो सुन लेना पूरी, एक जानवर भी तड़प रहा हो ना तो उसकी भी जान बचानी जरूरी है। आप लोगों को क्यों मतलब यहाँ से हटा रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं? नहीं गुमराह कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। आप मैं वही तो पूछ रही हूँ, पीछे हटा क्यों रहे हैं सबको? मैंने उनको कहा है कि आप एक बात करो। हाँ, एक एक मैं तो ऑलरेडी एक से ही बात मैंने आपको करूँ। जवाब दे दिया। तारिक आप साहब ने दे मुस्कुरा के बात करें, एक जिंदगी चली गई यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल इसमें दिया। मेरा मुस्कुराना बिल्कुल बड़ा पड़ता। अफसोस है इस बात का। हाँ। इसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी। यहाँ पर आज क्राउड यहाँ पर हरकत में आके किसी एक की खता को इतनी बड़ी सजा दे सकता है, नहीं देनी तो चाहिए। इंसान तो खता का पुतला है। इस क्राउड में से कोई एक भी दूध का धुला है? किसी ने गुनाह नहीं किया होगा अपनी जवानी में। आई डोंट नो, मैं एक बता रही हूँ ना, आप किसी की शोरटी भी नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता। किसी ना किसी कहीं ना कहीं खता हुई होगी, किसी भी एंगल से हुई हो, जरूरी नहीं औरत की, किसी भी एंगल से हुई होगी। तो इसका मतलब है कि सब सजा के काबिल है और इसी सजा के काबिल है जो यहाँ पे हुई है। नहीं, सबसे आगे कबूल करो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आलिम दीन मौलाना इम्तियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। दीन में किसी इंसान की जान लेना ये कहाँ जायज़ है, दीन इसकी कहाँ इजाज़त देता है, इन्हीं से जानते हैं, चूँकि इसी इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं जिस इलाके में इंसिडेंट हुआ। अगर मैं कहूँ कि ये उस UC से भी ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर ये सारा वाक़या, ये साहनिया पेश आया, तो भी बेजाना होगा। इन्हीं से जानते हैं मज़ीद के अहकामात इस इलाके के लोगों को क्या दिए जाते हैं, दर्स क्या दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाती है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा मौलाना साहब, एक शख्स ने वहाँ पे फायर मारा, लेकिन 200 का क्राउड था जिन्होंने साथ मिल के मारा और बचाया। फिर कुछ लोग वो थे जो देख के नमाज पढ़ने चले गए, बचाया नहीं। उन लोगों के लिए क्या अहकामात हैं दीन में? ये एक को तो छोड़ देना जिसने फायर मारा। सब ने ये जुर्म किया, इस मौके पर जो सजा जो जिसकी जो बनती है कानून के मुताबिक उसको वो सजा देनी चाहिए, और वो सजा है भी। लेकिन जिसने कत्ल किया है, यानी कि आपका मतलब ये है कि जिन्होंने जुल्म होते देखा वो सब गुनाहगार हैं? सब गुनाहगार हैं। आप ये जी। मानते हैं? जी बिल्कुल, इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है। इस्लाम इसी चीज़ को कहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने हमें जो डिटेल्स दी, ये जो इस्लाम में अहकामात थे उसके हवाले से आपने हमें बताया। नाजरीन, मौलाना साहब ने तो इस्लामी नुक्ता नज़र से जितना वो बता सके या जो इनके पास नॉलेज था वो उन्होंने हमसे शेयर किया। लोग दीन की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, सजदे की बात करते हैं। कौन सा सजदा, जब आपका रब तब तक राज़ी नहीं होगा जब आप इंसानियत की खिदमत नहीं करेंगे। इंसान को टॉर्चर देकर आप मस्जिद में सर झुका लें, ये कहीं का सजदा नहीं है। आगे चलते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं, कहानी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी।
नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुतासिरा फैमिली के साथ मौजूद हैं जो मुदई भी हैं और बेबस लाचार भी हैं कि अपने प्यारे को इन्होंने खो दिया, अपने हाथों से उसे सफ़ेद कफन में मनोमट्टी नीचे उतार दी। उस माँ का क्या कसूर था, उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था, उस बेवा का क्या कसूर और उन भाइयों का क्या कसूर था जिन्होंने हाथों में खिलाया पिलाया बड़ा किया और बाद में अपने भाई को उसके जनाजे को कांधा दिया। क्यों सफाकियत ढाई गई? क्या उस मुल्ज़िम का इतना ही कसूर था? इस फैमिली से बात करते हैं। इनकी कोई दरीना दुश्मनी थी या अभी तक जो ऑफ कैमरा हकाइक गॉसिप्स की सूरत में आ रहे हैं वो हैं? क्या है सच? आज टीम पुकार इसका पर्दा ज़रूर उठाएगी। आप अब्दुल सत्तार के भाई हैं? जी, मैं हूँ बड़े भाई हैं। बड़ा भाई। आपके भाई की उनके साथ क्या दुश्मनी थी? मेरे भाई के साथ मैडम दुश्मनी यही थी कि वो एक ड्राइवर था, वो हर इलाके में जाया करता था। उसको वहाँ पर एक लड़की के इल्ज़ाम में कि भाई एक लड़की का इल्ज़ाम में एक लड़की का इल्ज़ाम लगाया गया उस पर कि जी इस लड़की के साथ इसका आना जाना है। जबकि वहाँ जितने भी उसके घर वाले थे, लड़की का वालिद था, वालदा थी, उसके बहन भाई थे, वो उसको मना नहीं करते। उनको पता था कि ये इस घर में आता है जाता है, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा। अब जिन लोगों ने इसको कत्ल किया है ये इलाके के दूसरे उस इलाके के दूसरे मोहल्ले के दूसरे लोग हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फौरनियत और चौधराहट इलाके के अंदर अपना एक सिक्का जमाने की खातिर जिस बाबे ने उसको कत्ल करवाया है, ये उस इलाके का अमीर तरीन आदमी है और ये पंचायत के अंदर ये फैसले करता है। इस तरह के उसने पंचायत उस इलाके में जिरगा पंचायत इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ है, ये खुशहाल बाबा देखें, आप उस मेरे भाई की वीडियो देखें, उसके अंदर ये खुशहाल बाबे का बेटा कह रहा है कि जी जो बात भी इस इलाके के में अंदर मेरे वालिद साहब करते हैं, जो जिरगे के अंदर फैसला करते हैं, हम उसकी इत्तबा करते हैं। अब हमें वालिद साहब ने अर्ज दिया है इसको मारने का, तो हमने इसको कत्ल किया है। और रात को उन्होंने बाकायदा एक तीन टीमें बनाई हैं। जिस घर में आपका भाई जाता था, खुशहाल खान का उस घर से कोई लिंक था, कोई रिश्तेदारी? नहीं, खुशहाल खान का कोई लिंक नहीं था उसके साथ, कोई रिश्तेदारी? वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, हमसे तो काफ़ी दूर है वो इलाका, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले हैं वो कहते हैं कि लड़की का जिस लड़की का इल्ज़ाम लगाया गया उसका खुशहाल बाबे की फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक इलाके के लोग हैं। अच्छा जी। तो आपके भाई को जिस दिन मारा उस दिन आपके भाई उस घर में गए हुए थे? हाँ, उस घर में गए हुए, बिल्कुल। तो उसके बाद उस घर के लोगों ने बचाया नहीं? नहीं, रात को उधर ही उस घर में रहा है। सुबह सवेरे अस्मे महमूल जब उठकर जो इल्जाम आपके भाई पे लगाया जा रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं? नहीं, सदाकत नहीं, ये सरासर झूठ है, उसमें कोई सदाकत नहीं। जिसको तो लड़की उधर गई है और थाने में उसको जब बयान लेने के लिए गया, उस लड़की ने क्लियर कहा है अगर भाई मुझ पर किसी को शक हो तो हम प्यार मोहब्बत था हमारा, लेकिन अगर किसी को हमारे इस किरदार पर शक हो तो हमारा DNA टेस्ट करा लें, कोई मतलब हमारा इस मामले में कोई ऐसा शुबा नहीं। उस लड़की ने साफ क्लियर किया है। वहाँ पर थाने के मैं उसके पास मौजूद था, उस लड़की ने क्लियर। आप लोगों को पता कैसे चला कि आपके भाई को मार दिया गया? पुलिस ने इतला किया आप लोगों को? नहीं, इस तरह हुआ कि सुबह सवेरे मैं स्कूल जा रहा था, मुझे वहाँ के एक मकामी बंदा है सरताज नामी है, उसने मुझे कॉल करके बताई है कि भाई आपका भाई यहाँ पर खून में लथपथ है और पुलिस मौके पर पहुंच जाइए, उसको उठा कर ले जा रही है। आप भी पहुंच गए थे? नहीं, हम तो बहुत दूर है, हम तो उस वक्त पहुंचे जिस वक्त हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जिस वक्त उसकी डेथ हो गई थी। मौके पर SHO साहब पहुंचे हैं, क्योंकि जिस वक्त SHO साहब को वहाँ का एक नाज़म है ज़हीर बासी ना, उसने उन्हें इत्तला दी और SHO साहब बगैर यूनिफॉर्म के वहाँ पर उन्हें यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, इसलिए कि ज़्यादा वक्त लग जाएगा। यूँ ही वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो उसको वहाँ पर उठाकर उसको अस्पताल लगे। वहाँ काफ़ी लोगों ने मजम्मत की, वीडियो हमारी दिखाती है। आपके भाई के जिस्म पे तशद्दुद के और निशानात भी? बहुत ज़्यादा तशद्दुद, उसके सर में बहुत ज़्यादा जख्म थे, उसके ये बाजू टूटा हुआ था, उसके ये टांगों पर डंडे लगे हुए थे, यानी पूरा बदन उसका स्याह था ना। हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, यासिर खान साहब। चूँकि जब ये वाक़या हुआ तो सबसे पहले पुलिस को इत्तला दी गई, तो अपनी नफरी लेकर SHO साहब खुद वहाँ पहुँचे। वहाँ क्या देखा इन्होंने, वहाँ पे हुआ क्या था, वो इन्हीं से जान लेते हैं। यासिर खान साहब, आपको कॉल किसने की थी वहाँ से? ये मैडम 22 अप्रैल की सुबह तकरीबन 5:45 बजे के करीब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, अच्छा, ज़हीर साहब, उन्होंने मुझे कॉल की किस तरह कुछ। उन्होंने इतना लेट क्यों फ़ोन किया? आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? क्योंकि वाक़या जहाँ तक मेरे नॉलेज में 3:45 बजे का है वालीबल। नहीं, 3:45 बजे का नहीं, क्योंकि 4:20 तक वो आदमी जिंदा था।
जिस गाड़ी में वो गया उस गाड़ी को उसने फ़ोन किया कि मुझे यहाँ से रिसीव करो। 4:20 तक वो जिंदा था। आप लोग कितने बजे पहुंचे वहाँ? हम 6 बजे तक, पौने 6 बजे यानी कि आपसे पहले वो डेथ हो गई थी उसकी? जब हमने उठाई तो वो आखिरी सांसें ले रहा था, तो हमारी इमीडिएटली कोशिश थी कि इसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। अच्छा। ताकि इसकी जान बचाई जा सके। जब आप स्पॉट पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? वहाँ क्राउड था? वहाँ पर तकरीबन गैदरिंग थी 50 to 60 पीपल। अच्छा। वहाँ पर gathering मेल और थी। फीमेल और जस्ट मेल? मेल। मेल। ओनली मेल। ओके। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो जख्मी था। कितना जख्मी था? शदीद जख्मी था। उसके हेड इंजरीज थी, क्या क्या था? बसाया तो इतना उसकी ब्लड था, ब्लड उसके जिस्म पे नजर आ फायर रहा था। वगैरह भी लगे हुए थे? फायर तो वहाँ पर हमने मौके पर स्पॉट नहीं चेक की, क्योंकि एट स्पॉट हमारी यही कोशिश थी कि इसको हम इमीडिएट इसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए ताकि इसकी जान बचाई जा सके। अच्छा। तो हमने इसको इमीडिएट विदिन और वहाँ उनके पास क्या था? उनके पास वेपन्स थे? नहीं, वहाँ पर जो मौके पे मौजूद थे किसी आदमी के पास कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त रोशनी थी। नमाज मौके पे मौजूद थे उसमें से मुश्तरी कौन कौन था? उसमें तकरीबन तमाम क्राउड तो मुश्तरी नहीं था। वहाँ पर खुशहाल बाबा के नाम से आदमी मशहूर है, जो उस गाँव का एक रिप्यूट आदमी है। अच्छा, क्या सरपंच है कोई? नहीं, उसका ऐसा कोई इस तरह की पॉलिटिकली या उसके पास कोई नहीं है, ना ही उसकी पंचायत है। अच्छा। लेकिन वो वहाँ का एक रिप्यूट आदमी जैसा गाँव का एक मुअज़्ज़िज़ समझा जाता है। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पर इमीडिएट पहुँचा तो उसने मुझे थोड़ा सा रजिस्ट किया। इसे एक बंदे ने किया या और भी लोगों ने किया? वो था, उसका बेटा था। मतलब वहाँ पर 50 से 60 में से वहाँ पर 5 से 10 आदमी से जो रजिस्ट कर रहे थे, तमाम क्राउड ने रजिस्ट नहीं किया। यानी कि ये लग रहा था कि जाती दावत है, कोई लालच है कि इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे, पुलिस को रजिस्ट कर रहे जी हैं। हाँ, रजिस्ट थी, लेकिन हमने उनके रजिस्टर की भी परवाह नहीं की। अच्छा। कितने नफरी थी आप लोग? मेरे पास 3 से 4 आदमी थे मेरे पास। अच्छा, 3 से 4 थे? 4 आदमी। ये सुबह का टाइम था जो हमारी मोबाइल 3 से 4 आदमियों ने टैकल कर लिया सारा मामला? जी, हमने टैकल किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि 1.5 मिनट में हमने उसको रेस्क्यू वहाँ से उठाया है इंजर्ड कंडीशन में। तो फिर वहाँ से हॉस्पिटल दूर है। तो कैसे फिर मनाया उनको जो रेजिस्टेंस दे रहे थे? मुझे उनको मनाने की जरूरत नहीं थी, मैं वहाँ से उठा सकता था। लेकिन रेजिस्टेंस थी ना, क्राउड था। क्राउड था, लेकिन उठा आपके पाई पास भी कम थी। वो बातों मतलब ऐसे चौक अपनी भी एक होती है। ये नहीं कि वो नहीं उठाने देंगे तो मेरे को छोड़ के आ जाऊँगा, क्यों की सुनूँ। नहीं, उसमें टाइम तो लग सकता है ना, आपको 1 मिनट में कैसे मनाया? मैंने कहा 1 से 1.5 मिनट लगे वहाँ पर। अच्छा। आप वीडियो या वहाँ पर उसमें आपने क्या मतलब उनसे सेटलमेंट हुई या डराया आपने उनको? सेटलमेंट नहीं हुई। अच्छा। वो वहाँ पर ये कह रहे थे कि इसको ना उठाएं, ये हमारे गांव में बार बार आता है, पहले एक दफ़ा है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ये बातें बाद में करनी है। यानी कि पहले कानून उन्होंने हाथ में लिया, बाद में कानून को रोका कि आप लोग इसको हॉस्पिटल ना ले जाएं। देखिए, हमने उनकी रजिस्टर नहीं मानी। वो तो आपने नहीं मानी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका एक्ट जो था, हाँ, उनका हर इंसान का एक्ट है, वो तो उनको इतनी सज़ा भी मिल रही है, मिलेगी। हमने उसको इमीडिएट वहाँ से उठाया, हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन उसकी ब्लीडिंग हो गई थी इतनी की वो हॉस्पिटल हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल को कितना रास्ता है वहाँ से? तकरीबन वहाँ से 25 to 30 मिनट। 30 मिनट। हाँ, तो कितनी देर बाद डेथ हो गई थी उसकी? हॉस्पिटल हम पहुँचे तो बिल्कुल पहुँचने शायद 1-2 मिनट पहले उसकी डेथ हो गई। 1-2 मिनट हाँ, पहले? क्योंकि जब मैंने उठाया तो वो तो मुलजिमान फौरी गिरफ्तार कर लिए, टाइम लगा? मुलजमान विद हम 24 आवर हमने जो मेन मुलजम थे 4, अच्छा। उनमें से हमने 3 मुलजमान विद इन 24 आवर हमने गिरफ्तार यानी कि किए। पहले आपने मुनासिब समझा इसकी जान बचाई जान बचाई, फिर आप लोगों ने आगे मतलब तफ्तीश को क्योंकि बढ़ाया? कुछ चीज़ें छुप नहीं सकती थी, हाथों में इस तरह होता है कि कुछ चीज़ छुप नहीं सकती, सामने आ जाती है। अच्छा, तो अपने घरों में थे या कहीं और महसूर थे वो वो लोग मुलजिमान? नहीं, उनको मैंने रेड किए। खुशहाल जो है उनका मैन है, उसको अपने घर से उठाए। अच्छा। जो मुद्दइयों ने नॉमिनेट किया था, तो बरामद क्या क्या हुआ वहाँ से? वहाँ से जो हमें अलाइ कत्ल भी हमने उनके बरामद किए। क्या था? क्योंकि इसमें 12 बोर इसकी फायर इसकी टांग में लगी हुई है। अच्छा। और मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है कि इसको मैं ब्लीडिंग इसकी मकतूल के पास से कुछ बरामद हुआ? जी हाँ, उसका पिस्टल बरामद हुए, जो कि पिस्टल मकतूल के पास? जी हाँ। तो उसने हमें आपको बचाया नहीं? उससे भी एक फायर वो हुआ है। अच्छा। जी वो हाँ। किसी को लगा? वो फायर किसी को लगा नहीं है, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन अभी अच्छा। प्रोसेस है। ठीक है। इस वक्त हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर आज़म खान जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जब अब्दुल सत्तार की ज़िंदगी की डोर टूटी, सबसे पहले पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई। पोस्टमार्टम भी यहाँ पे हुआ, डॉक्टर्स ने क्या जज किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्या वहीं में दम तोड़ चुका था वो या रास्ते में उसकी मौत हुई, डॉक्टर से ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आज़म साहब, हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा पोस्टमार्टम अब्दुल सत्तार का इस हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल में आने के बाद उसने दम तोड़ा या उससे पहले ही वो दम तोड़ चुका था?
वो हॉस्पिटल में लाने से पहले ही दम तोड़ चुका था। अंदाजन कितनी देर पहले रिपोर्ट क्या अंदाज़ा 30 to 45 मिनट्स पहले जो है वो एक्सपायर हो चुका है, अच्छा। जब हॉस्पिटल में लाया गया। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया गया और सही। उसकी रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की। तो रिपोर्ट्स में क्या क्या आया कि उसकी कॉज ऑफ डेथ और इंजरीज कहाँ कहाँ पे? इंजरीज उसके बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज थी, उसमें हेड इंजरी थी, हेड जो कि इंजरी बहुत ज़्यादा गहरी थी। तकरीबन बोन उसमें एक्सपोज था, उसकी स्कल एक्सपोज हुई थी अच्छा। और मोर देन 3 इंचेस मतलब उसमें एक्सटेंड कर रही उससे थी। डेथ हो सकती है? डेथ उससे अलबत्ता हो सकती है, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ थी उसकी फेमोरल आर्टरी से जो ब्लीडिंग हुई थी उसकी वो थी, जो कि उसको शॉटगन से जो है फायर करके उसको मारा गया। कहाँ फायर किया गया था? फायर उसके जो एब्डोमेन से लोअर रीजन है, जो पेल्विक रीजन है, उसमें फायर किया गया और उसकी वजह से जो कुछ पैलेट्स जो थे वो फीमोरल आर्टरी को हिट कर गई थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई थी और उसकी कॉज ऑफ डेथ, प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ जो थी वो इसके फीमोरल। अलावा बॉडी पे इंजरीज कहाँ कहाँ? मल्टीपल इंजरीज थी, उसके बैक पे जो है काफ़ी ब्रूजेस बने हुए थे, उसके चेस्ट पे ब्रूजेस बने हुए किसी थे। तेज धार आले से मारा गया था या ब्लंट stick से? इंजरीज ज़्यादा थी। अच्छा। ब्लंट इंजरीज ज़्यादा थी, जो मतलब पेनिट्रेटिंग इंजरीज थी वो शॉटगन की थी। तो वाजे क्या कर रही थी कि क्या चीज़ मारी गई है उसकी बॉडी पे? मुख्तलिफ चीज़ें मारी गई थी, उसको रॉड से मारा गया, डंडे से मारा गया, इवन उसको स्टोन भी किया गया था, मतलब पत्थरों से भी उसको मारा गया। काफ़ी इंतहाई सिफाकाना तरीके से उसको मारा गया। या लगभग एज क्या बताएगी उसकी मेडिकली जो सामने आई? कितने एज का शख्स था अब्दुल सत्तार? एज उसकी प्रोबेबल एज जो थी वो 35 to 37 ईयर्स के लगभग लगभग एज थी, जो मेडिकली मतलब वो थी। अच्छा, एक टांग में जब आपके फायर लगे तो नॉर्मली कितनी देर में एक नॉर्मल इंसान की डेथ हो सकती है? वो डिपेंड करता है इंजरी पे कि वहाँ पे कौन सा वेसल जो कॉज है। ऑफ डेथ क्योंकि अभी वही फायर है ना? बिल्कुल ब्लीडिंग। जो तो कितनी देर में ब्लीडिंग से इंसान सरवाइव कर सकता है, कितनी देर में वो डेथ? डिपेंड करते हैं इंजरी पे कि आपके आर्टरी जो है फीमोरल आर्टरी चूँकि इस टाइम पे रप्चर हो गई थी, अगर वहाँ पे आपकी मतलब ग्रीवियसली वो रप्चर हो जाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मोस्टली जो ब्लड फ्लो होते हैं वो फीमोरल आर्टरी में जो लोअर लिम्स का होता है, तो उसकी वजह से अगर मतलब चूँकि वहाँ पे मोस्टली पैलेट्स जो थे उन्होंने हिट किया हुआ था फीमोरल आर्टरी को, जिसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हुई उसकी थी। आर्टरी डैमेज जो फायर से नहीं हुई? पैलेट्स से हुई थी, जो वही फायर के पैलेट्स थे, अच्छा, अच्छा। क्योंकि शॉटगन में पैलेट्स होते हैं, जिसकी अच्छा। वजह से जो है तो कितनी देर में अगर वो डैमेज हो आर्टरी तो कितनी देर में इंसान सर्वाइव करता अगर है? ज़्यादा डैमेज हो तो मतलब वो 1 hour to 3-4 hours तो भी लगते आपके हैं। अंदाजे में उसको हॉस्पिटल लाया गया, जिसको उसका पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट क्या कहती है कि कितनी देर पहले उसको वो फायर लगा होगा, उसकी डैमेज हुई होगी आर्टरी? कम से कम 2 to 3 hours मतलब ड्यूरेशन थी उसकी इंजरी की, ठीक है। और जो उसकी एक्सपायरी की ड्यूरेशन थी बिफोर ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, ही वाज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायर्ड 30 to 45 मिनट्स। ऐसा पेशेंट कितनी देर में हॉस्पिटल लाया जाए तो वो बचाया जा सकता है? आर्टरी क्या रिपेयर हो सकती है वापस? हाँ, अगर वास्कुलर सर्जरी अवेलेबल हो और वहाँ पे अच्छे मतलब सर्विसेज हो तो उसी हालत में जो है आर्टरी रिपेयर हो सकती है, मतलब वहाँ पे हेमोस्टेसिस आप वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते क्या ऐसा इंसान दोबारा चलने फिरने के काबिल हो सकता है? हैं। हाँ, कितना टाइम लग सकता है? तो ये डिपेंड करता है उसकी फिजिकल कंडीशन पे, आपके हॉस्पिटल की कंडीशन पे और सर्जरी की उस पे। जैसे अब्दुल सत्तार आपके पास रिपोर्ट भी है, तो इस तरह का इंसान सेहतमंद भी हो, उसकी एज भी इतनी, हाँ, अगर उसको और बॉडी पे इंजरीज ना हो, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक इंजरीज हो, तो मतलब ही कैन बी एबल टू वॉक, ही इज एबल टू लीव एनीवे। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो भी मेडिकल रिपोर्ट थी उसके मुताबिक हमें गाइडलाइन दी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने तो जो पोस्टमार्टम किया और जिस तरह से अब्दुल सत्तार को लाया गया यहाँ पर, जो चीज़ें सामने आई, मेडिकल ओपिनियंस अपनी बता दें। अब DPO साहब का रुख करते हैं, चूँकि फ़ाइनल केस की रिपोर्ट तो DPO साहब के पास ही गई। क्या रिपोर्ट थी, DPO साहब ने क्या देखा, असल आखिरी हक़ाइक़ ऐसे कि आखिरी तफ्तीश में सामने आए। मुल्ज़िमान से भी चूँकि उन्होंने बात की है और मुल्ज़िमान की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी DPO साहब की अपनी निगरानी में हुई है, तो फाइनल ओपिनियन उन्हीं से लेते हैं चल के कि ये केस असल में था क्या।
वीडियो मंसरा हमारे साथ एहसन सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं। इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या सामने आए? अभी तक जो देखा जो सुना वो सच है या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने कोई और रंग दिया? मजीद इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया हमें एहसन साहब वक्त देने के लिए। बड़ा ही क्रिटिकल सा एक सिचुएशन बन जाती है पुलिस के लिए भी जानना, जब उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए। मर्डर कौन है बीच में, दरीना दुश्मनी है क्या है, फिर ये कैसे सॉर्ट आउट हुआ सारा, और असल हक़ाइक़ क्या थे, कोई एनिमिटी थी, क्या था इसके पीछे? मैडम ये अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। इससे पहले इस तरह का वाक़या मेरे ख्याल है मानसरा के हज़ारा की हिस्ट्री में नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि इस एरिया में ख़ासकर नॉर्मली पंचायत जरगा और लोग अपने फैसले खुद करते हैं, तो यहाँ पर कानून की वो वैल्यू है? मतलब नॉर्मली ऐसे वाक़यात, या ये तो चले मर्डर का वाक़या था, या और भी मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसमें ख़वातीन के हुकूक बहुत कम देखे जाते हैं, तो क्या कानून को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है? मैडम यहाँ के स्पेशली मानसरा में पढ़ी लिखी आवाम है, काफ़ी इधर का शरह ख़वानगी बहुत अच्छा है। अच्छा, कम से कम 30 से 40% यहाँ का शरह ख़वानगी है, जो कि बाकी पूरे हमारे पाकिस्तान से बेहतर है। गांव का भी, गांव का हर जगह के, क्योंकि स्कूल चल रहे हैं, टीचर्स वहाँ पे आ रहे हैं और लोगों को अपने इवन हकूक़ का भी इल्म है। तो ऑल्दो पंचायतें और ये जरगे वगैरह यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे किसी को कोई अपने साथ लेकिन इससे पहले जरगे का एक फैसला था एबटाबाद में, हमने सुना था खातून को जला भी दिया गया था। मैडम वो एक ज़ाती जरगा था, वो एक घर के अंदर हुआ था, वो एक तरह से आप सोचिए सब पंचायत नहीं थी वो। अच्छा, क्योंकि अगर जो हम जिसे कहते हैं ना, जो हमारे कॉन्सेप्ट है जरगे का या पंचायत का, लेकिन ऐसे सब कानून तो हाथ में जरगा ले लेता है ना कहीं। हर तरह का जरगा मैडम नहीं लेता है। देखिए ये KPK में खैर पख्तूनख्वा मानसरा में भी हुआ था। मानसरा में इस तरह का वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन जरगे बहुत सारे होते रहे। अच्छा, तो ये भी जरगे का फैसला था? ये जरगे का फैसला बिल्कुल नहीं था, ये कुछ लोगों का फैसला था, उनकी अपनी ज़ाती अनाज थी। कुछ दिन पहले वो बरोड़ा का इलाका है शायद, उसमें जरगा हुआ था एक। नहीं मैडम, इस मामले में कुछ जरगा नहीं हुआ था। नहीं, किसी और लेवल पे हुआ था एक जरगा, जिस पे भी एक फैसला कानून हाथ में लिया गया था पीछे। देखिए जरगे होते रहते हैं, लेकिन अच्छा। हम लोग ये बात है काइंडली अंडरस्टैंड करें कि जरगा इटसेल्फ इज़ नॉट बैड। जरगा एक मिसाल की एक फंक्शन है जो कि आर्डिनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आपको, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जाए ना जरगे, जब ऐसे फैसले, जब जरगा आपके कोई ऐसा फैसला लेता है जिसमें कानून को अपने हाथ में दे, ऐसा जरगा ना हम कबूल करते हैं। बल्कि अभी 6 महीने 7 महीने पहले की बात है कि उगी हमारे पास एक जगह है यहाँ पे, अच्छा, दरबंद बेसिकली, वहाँ पे एक जरगे ने वन्नी का फैसला कर दिया था। वो जितने जरगे के तमाम लोग थे उन सबको हमने उठाया, उनको हमने उनके ऊपर पर्चा दिया। जरगे वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जरगे वालों के ऊपर हमने पर्चा दिया, जो उसके अंदर दोनों पार्टियां शामिल थी उनके ऊपर हमने पर्चा दिया। जो बंदे सिर्फ जरगे में इसलिए बैठे हुए थे कि हम फैसला सुन लें, उन सब के ऊपर पर्चा हुआ। और उसके बाद से दोबारा इस ये तो पर्चा दोबारा नहीं हो सका। बात सिंपल सी है, आपको एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। अच्छा, आप तो चलें, क्योंकि कानून का यहाँ पे एक इदारा भी चला रहे हैं और आप रन कर रहे हैं सब कुछ, आप क्या समझते हैं कि जरगे वाले लोग इतने फैसले करते हैं बड़े बड़े, और बाद में जब कानून पर्चे पे देता है तो इनको समझ आती है, तो इन्हें क्या पहले सपोर्ट होती है किसी की? मतलब आपने किसी एक जरगे के खिलाफ पर्चा दिया तो फिर मेरा ख्याल है दोबारा जल्दी जरगे नहीं होने चाहिए, तो इन्हें हुकूमती सपोर्ट है कोई, इन्हें कोई पीछे से मुआवनत होती है यहाँ पर इलाकाई, क्योंकि ज़ाहिर है हर जगह पार्टीज़ का भी राज है, तो क्या समझते हैं यहाँ पे कानून हाथ में लेने के पीछे क्या वजह होती है इनकी? मैडम सबसे पहली बात आप ये देखिए, जो आप जरगा कह रही हैं ना, ये जरगा KP में खैबर पख्तूनख्वा में ये जरगा कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे जरगा या पंचायत ये उस तरह से नहीं लगती लेट से जैसा सिंध में लगती है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एक कोई वडेरा होता है वो फैसला कर देता है कि ये होगा। अच्छा, ठीक है, इस तरह यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे म्यूचुअली सब लोग बैठ के एक फैसला करते हैं, और अगर वो फैसला किसी को कबूल होता है तो वो फिर दूसरी पार्टी उसको मानती है। ठीक है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं होती। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जरगा ही किसी दूसरी पार्टी के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाने की बजाय चाहे जिसने जुर्म भी किया है उस पार्टी को भी ऐसी सजा देना जिसमें कानून हाथ में लेना, जैसे कि पीछे ये वाकया हुआ कि एक शख्स को, चाहे वो गुनहगार था या नहीं, कानून का फैसला था कि उस पर पर्चा जना का देना था या कोई और देना था, ये
ایک سائڈ ہے، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو موب بنا کے ایسے اس شخص کو اس طرح جان سے مار دینا یہ بھی کہیں نہ کہیں غلط ہے نا. میں ایسے واقعات کی بات جیسے ونی کی بات کی آپ نے ابھی، اس معاملے میں جرگہ نہیں ہوا تھا، اس معاملے میں ایک پلان بنایا تھا جو وہاں کے لوگوں نے مل کے بنایا تھا. وہاں کے لوگ نہیں تھے، یہ 4 لوگ تھے بیسیکلی. اچھا. جن میں بابا خوشحال، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر ایک بابا جو سب زیادہ شور مچا رہا ہے. یہ بابا خوشحال اس فیمیل کا کچھ لگتا تھا؟ کچھ بھی نہیں لگتا تھا، دور دراز سے بھی کوئی ریلیٹیو؟ اس کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے نہ کچھ ہے. اس کو اس کے ساتھ ایک ذاتی عناد تھی، یہ عبدالستار جو مقتول ہے اس کیس کا. اچھا. یہ تھا، اس کا بیٹا راشد شامل تھا، ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھی تھے سجاد اور نثار. ان 4 لوگوں نے بابا خوشحال کے گھر میں بیٹھ کے پلاننگ کی تھی کہ ہم نے اس کو کسی انجام تک پہنچانا. ان کی پلاننگ میں اس وقت بھی یہ شامل نہیں تھا کہ ہم نے اس کو قتل کر دینا. یہ بیسیکلی اس کو عبرت کا نشانہ مانتا. اس نے باقاعدہ ٹیم بنائی تھی اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کہ جب یہ ادھر سے باہر نکلے گا ہمارے گاؤں سے تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں روکیں گے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اس کو پکڑ کے انہوں نے زد و کوب کرنا شروع کیا. انہوں نے ایون اس کے اوپر ایک فائر بھی کیا. جو انہوں نے اس کے اوپر فائر بھی کیا انہوں نے اس کی ٹانگ کے اوپر کیا تھا، وہ اس کی چھاتی کے اوپر یا سر کے اوپر کسی ایسی جگہ پہ نہیں کیا تھا. اگر آپ کو مشال خان والا انسیڈنٹ یاد ہے تو وہ جو فائر کیا گیا تھا وہ سیدھا اس کے سینے پہ کیا گیا تھا، ہارٹ کے اوپر اس کے فائر کیا گیا تھا، جو اوبیسلی سے بچنا امپاسبل ہوتا ہے. جو ہم نے انویسٹیگیشن اس معاملے میں کی اور جو ہمیں سارا پتہ چلا ان کا موٹیو اس وقت تک قتل کرنا نہیں تھا. لیکن جب وہ جب جمع ہو گئے اوبیسلی سارے تو پھر موب سائیکی ایک ہوتی ہے، کراؤڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ سیٹل ہو جاتی ہے. پھر اب ایک بندہ جو نعرہ لگاتا ہے سارے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اوبیسلی جب اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور ان کو غصہ بھی تھا اور ان کو اوبیسلی ایکسائٹ بھی کیا گیا تھا، انٹائس بھی کیا گیا تھا، تو اوبیسلی انہوں نے پھر یہ کرنا تو چیزیں اوبیسلی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ احسن صاحب جو ڈیٹیلز تھی ابھی تک آپ نے ہم سے ڈسکس کی. ایسے واقعات عدم برداشت کے ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہے ہیں. کہیں مشال خان قتل کیس ہو جاتا ہے تو کہیں کوئی آنر کلنگ کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. اب مانسرا میں یہ ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس سے کہیں نہ کہیں یقیناً دل دہل جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایسے واقعات اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں تاکہ کہیں نہ کہیں عوام کو آگاہی ملے، نہ کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے. ہمارے پروگرام کو دیکھ کر اگر آپ کو کچھ بھی کہیں پہ بھی محسوس ہو تو ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارے نمبرز ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے ہیں. آج کے ایپیسوڈ سے مجھے نیلا اسلم کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.